Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो how Umar Abdullah became Modi's biggest भक्त. ठीक है, रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने वो टनल का जो है वो वहां पे इफ्तिताह किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाकर। तो बहुत ज्यादा वहां पे हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने जो है वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफें की। इसको लेके एक न्यूज हेडलाइन बन गई, भाई वो तो मोदी जी का भगत बन गया। क्या रीजन है, क्या कारण है, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि भाई जिस जगह पे जो है वो ज्यादा काम हो रहा होगा, अब मेरे घर के अंदर कोई आटा पानी राशन गैस ये वो डालेगा, ठीक है, और उसके बाद सड़कें बना देगा, अच्छी ये कर देगा वो कर देगा, तो उसकी तारीफ करनी बनती भी है। तो मेरे ख्याल से तो इसलिए वो मोदी जी की ज्यादा तारीफ करेंगे। मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम भी बहुत अच्छे किए हैं। तो खैर इस वीडियो के अंदर क्या कहते हैं वो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसियत नहीं करनी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फारूक अब्दुल्ला का मोदी विरोधियों को दिया हुआ जख्म आपको याद होगा। अभी इस जख्म से मोदी विरोधी उभर ही रहे थे कि इस बार उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी एक और जख्म दे दिया। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे, इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सॉरी आरफा जी, आपसे सांत्वना तो है हमें। फिर इसके बाद कांग्रेस की हालत वैसी हो गई जैसी एजाज खान की इलेक्शन के बाद हो गई थी। क्या से क्या एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी रेड मोड टनल के इनॉग्रेशन करने के लिए कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आए थे। कश्मीर के रैपिड डेवलपमेंट और वापस आ रही स्टेबिलिटी के कारण उमर अब्दुल्ला ने वहां पर मोदी जी की तारीफ कर दी। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ना जाने कितने ही लिबरल्स का मेल्ट डाउन सामने आया। उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफैंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है। As a result of the handling of Jammu and Kashmir by the BJP regime, the Union of India, the idea of India has lost the trust of the He wants to be the good boy of New Delhi in Jammu and Kashmir. आप लोग रोना बंद कीजिए। इतना तो फिर भी ठीक था, पर अब खबर ये आ रही है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को बिना डिटर्जेंट के धोना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो ईवीएम का मामला हो। If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? या फिर इंडी अलायंस पे बात हो। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं है। और भाई साहब आयरनी देखिए, यही लोग जो कुछ समय पहले तक जब उमर अब्दुल्ला के तेवर जो थे ना वो अलग हुआ करते थे। वो नरेंद्र मोदी जिसने आज तक मुसलमान की टोपी कबूल करने से इनकार किया, वो हमारी रियासत का फायदा क्या करेगा? भाई ये सियासत है, जिधर फायदा लगे उधर घुस जाओ। जो हमारे लिए इतनी सी इज्जत नहीं करता। तब ये लोग उमर अब्दुल्ला को अब्बू अब्बू बोला करते थे। उमर साहब की जीत नहीं है, सिर्फ ये पूरे आवाम की जीत है, जम्मू कश्मीर की जीत है। जो भी यहाँ पर जो मरकज़ की हुकूमत ने यहाँ पर 2019 के बाद जो किया, आवाज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की बंद की गई पूरे तरीके से। आज लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है और अब यही लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जीत कर नहीं, मोदी द्वारा अपॉइंटेड है। अपॉइंटेड कुछ लोग तो चिढ़कर उसे बीजेपी आईटी सेल का मेंबर ही बता दे रहे हैं। बताइए भैया, इतना जल्दी तो नीतीश चाचा नहीं पलटते जितना आप पलट गए हो। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि
उमर अब्दुल्ला के तेवर इतने ड्रास्टिकली चेंज हो गए? तो भाई साहब, इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान है जितना हम समझ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? तो चलिए इसको ना विस्तार से जानते हैं। बड़ी वजह ही होएगी, छोटी वजह से तो थोड़ी ऐसे काम होते हैं। देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो अपने सीमिंगली एंटी इंडिया, खासतौर पर एंटी मोदी रुख के लिए काफी मशहूर रहे हैं। ये वही शख्स हैं जो कहा करते थे कि अगर मोदी ने आर्टिकल 370 को छुआ भी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। जो कहा करता था कि आर्टिकल 370 के बाद ना उनका कोई झंडा बचा है, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ। असेंबली के वो इख्तियारात नहीं, जो इख्तियारात हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, लद्दाख आज हमारे से अलग, जहां हमारी जमीन पे 1,40,00,000 का हक होता था, आज 140 करोड़ का हक हो गया है। आज उसी 370 के बाद वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर शपथ ले रहे हैं। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. जो व्यक्ति आए दिन सेना पर सवाल उठाया करता था, आज वही व्यक्ति आर्मी को देश की सुरक्षा के लिए धन्यवाद कर रहा है। जो व्यक्ति मोदी को आए दिन गाली दिया करता था, वो नरेंद्र मोदी जिसने आज तक मुसलमान की टोपी कबूल करने से इनकार किया, वो हमारी रियासत का फायदा क्या करेगा? वो हमारे मुश्किलात क्या हल करेगा जो हमारे लिए इतनी सी इज्जत नहीं करता? आज वही व्यक्ति मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं। परंतु ऐसा क्या हो गया कि मोदी विरोधी इस्लामिस्ट और वामपंथी, जिसे अपने अब्बा का दर्जा दे चुके थे, अब उसने ही मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया है। देखिए, इसके पीछे ना दो प्रमुख वजह हैं। पहली वजह है इंडी अलायंस का लोकसभा इलेक्शंस के बाद बुरी तरीके से बिखर जाना। आज आप देख रहे होंगे कि कैसे एक एक करके इंडी अलायंस की पार्टियां बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ने लग गई हैं और अलायंस छोड़ रही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो। बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। या फिर केजरीवाल हो। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। बेसिकली ना इंडिया अलायंस उन लोगों की तरह है जो पानी के लिए टैंकर के सामने जमा तो हो जाते हैं, पर टैंकर के आते ही आपस में लड़ने लगते हैं। इसके मुख्य कारण ये है कि इंडिया अलायंस सिर्फ मोदी को लोकसभा में हराने के लिए बना था। इसके अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं था और खुद तेजस्वी यादव ने भी इस बात को स्वीकारा है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। इसीलिए आप देखोगे कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद कई बड़ी पार्टीज ने अलायंस के बजाय अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसी भी गठबंधन से इनकार, या फिर खुद कांग्रेस ही क्यों ना हो। दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है? क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। और यदि हम कांग्रेस की बात कर ही रहे हैं जो इस गठबंधन की अगुवाई कर रही है, जिसके पास भी ना मोदी को हराने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई एम नहीं है, जिन्होंने बेसिकली इंडी अलायंस को अपने बाप की जागीर समझ रखा है, वो भी बिना किसी क्रेडिबिलिटी के, चाहे वो हरियाणा हार जाए बुरी तरीके से या फिर महाराष्ट्र, वो तब भी इंडी अलायंस को लीड कर रहे हैं, जिससे बाकी पार्टियों के लीडर्स काफी नाखुश हैं। ममता बनर्जी तो कांग्रेस की बजाय खुद को ही इंडी अलायंस का हेड देखना चाहती हैं और पूरी ऑपोजिशन को संभालना चाहती हैं। अब वो बात अलग है कि बंगाल ही संभाल लें वो, तो वो ही मेहरबानी होगी हमारे पे। तो इसके अलावा केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बाकी लोगों से बात करके कांग्रेस को इंडी अलायंस से बाहर फेंक देंगे। और अब तो इस सदी के सबसे बड़े पलटू नेता नीतीश कुमार जी ने भी इंडी अलायंस के लिए पलटने से मना कर दिया है। इसी कारण से उमर अब्दुल्ला ने तो बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडी अलायंस पूरी तरीके से दिशाहीन है।
उनके पास कोई अच्छी लीडरशिप नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए यह भी कह डाला कि लोकसभा चुनाव से परे इसका उद्देश्य कभी स्पष्ट नहीं था। उन्होंने तो यहां तक सुझाव दिया कि अगर गठबंधन केवल चुनावों के लिए ही बनाया गया था तो इसे भंग कर देना बेहतर है। कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। देखिए, उमर अब्दुल्ला इस समय इस फर्जी गठबंधन के बारे में नहीं बल्कि अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। सोचना भी चाहिए। वो अब सीएम हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी एक ऐसे कश्मीर में जहां केंद्र से बनाकर रखने में ही उनका फायदा है। और यही रीजन है मोदी की तारीफ में इन फूटते हुए सुरों का। पर यह पहला रीजन है। दूसरा रीजन कश्मीर का नया सच है, कश्मीर खुद है, जिसे आगे देखते हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से आज उमर अब्दुल्ला ने एकदम से इस्लामिस्ट और लिबरल्स के लिए वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी, वो है कि कश्मीर का आज बहुत तेजी से विकास हो रहा है और जिसके कारण वहां की लोकल जनता को समझ आ गया है कि कैसे उन्हें अंधकार में रखा गया था। याद करिए, आज से कुछ साल पहले इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला के ही टेन्योर की बात कर लें तो भाई साहब कैसे उस समय कश्मीर वेंटिलेटर पर हुआ करता था, भभक रहा था। आतंकवाद से लेकर सेपरेटिज्म अपने पीक पर था। ना जाने कितने सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने और ना जाने कितनों को बैकडोर से सपोर्ट दिया गया, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, JKLF हो या फिर जमाते इस्लामी हो। सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल हिंदू सिविलियंस के खिलाफ ना जाने कितने हमले किए गए थे, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल की हत्या हो जिसमें JKLF के मिलिटेंट्स ने श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के 4 पर्सनल को बलिदानी कर दिया था, या फिर इन फेमस कश्मीरी पंडित का एक्सोडस कम जेनोसाइड हो जिसमें 64,000 से ज्यादा हिंदू परिवार उन्हें रातों रात वैली छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी ना जाने कितनी ही घटनाएं थी। समय डायनेस के बारे में बताते हैं, उसने सब कुछ देखा हुआ हो जाएगी। पर आखिरकार जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा तो मानो कश्मीर को एक नया जीवन दिया गया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को वही अधिकार मिले जो बाकी के भारतीय लोगों को मिलते थे। मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के हटाने के बाद पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दिया। आज पत्थरबाजी 2018 के मुकाबले लगभग आधे से भी आधे हो चुके हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो टेररिज्म लगभग 60% से रिड्यूस हो चुका है। इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि कश्मीर का रैपिड डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। आर्टिकल 370 के बाद JNK में 84,544 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए जो 42 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लगेंगे, जिसमें से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है। जम्मू और कश्मीर ना आज गवर्नमेंट फंडिंग के टॉप अर्नर्स में शामिल है। अक्टूबर 2020 में नए लैंड लॉज इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें अब नॉन रेजिडेंट्स भी JNK में जाकर लैंड परचेज कर सकते हैं, जो आर्टिकल 370 के रहते मुमकिन ही नहीं था। इससे कश्मीर में बाहर से लोग आने लगे और उससे कश्मीर की इकोनॉमी तेजी से बदलने लगी। इसके साथ साथ टूरिज्म भी जम्मू और कश्मीर में काफी तेजी से बढ़ा। 2023 में JNK ने 21.1 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले ही साल कश्मीर ने अपने आधे साल में 1.08 करोड़ टूरिस्ट को होस्ट किया था, जो बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म सेक्टर का GDP कंट्रीब्यूशन जो 2019-20 में 7.84% था, उससे बढ़कर 8.47% हो गया 2022-23 में। फिर कश्मीर ने G20, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग और फार्मूला 4 रेसिंग जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट किया। लगभग 30 सालों के बाद कश्मीर में पब्लिकली सिनेमा हॉल्स खुले और 2022 में श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स बने। अभी तो बहुत अच्छा हो गया। 50 मूवीज शूट की गई। GSDP जो कि 2018-19 में 1 लाख करोड़ थी, वो वहां से बढ़कर 2023 में 2.64 लाख करोड़ हो गई। फिर एजुकेशन सेक्टर भी बूम हुआ। डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नंबर 96 से बढ़कर 147 हो गया। JNK में अब IIT, IIM और 2 एम्स हैं। मेडिकल में भी 800 सीट्स बढ़ी हैं। चिनाब ब्रिज का MEMU ट्रेन ट्रायल सक्सेसफुल रहा, जो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। PM मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स भी वहां पर इनॉग्रेट किए हैं। आज कश्मीर की अपनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसका मेन कारण यह है कि अब कश्मीरी भी इलेक्शंस में ओपनली पार्ट लेना शुरू कर रहे हैं। आज कश्मीर में इलेक्शंस के लिए वोटिंग्स
पहली बार इतनी पीसफुली और मैसिव नंबर में कंडक्ट हो रही हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में 58.46% वोटर टर्नआउट था, जो 35 सालों में सबसे अधिक था। इसे आप ना ऐसे भी समझ सकते हो कि कश्मीर में दिल्ली से अधिक वोटर टर्नआउट था। टुडे मोर देन 57 लाख हाउसहोल्ड इन कश्मीर आर रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड। और ये सब चेंजेस ना कश्मीर के लोग नोटिस कर रहे हैं। Everything remains closed. Today, our honorable Prime Minister visited Kashmir. Everything was open. Everybody has seen, not only me. हम मोदी जी के फैन है, इसीलिए आए। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। जम्मू कश्मीर फुल सपोर्ट करेगा, जम्मू कश्मीर का युवा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। कश्मीर की इतनी डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तानी लोग भी मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे डेवलपमेंट के फैन हो चुके हैं। वहाँ पे देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके नेट सर्विस, मोबाइल चीज, हर चीज स्टार्ट है। और यहाँ हम सिंध से आए, अभी लोगों से कैसे बात करें कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं? ना नेट सर्विस है, ना मोबाइल सर्विस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये सारे जो बदलाव है ना, ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही संभव हो पाए। और इन्हीं के कारण कश्मीर के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अब भारत को अपना घर और पहचान के रूप में स्वीकार करने लगा है। इतने सारे चेंजेस, डेवलपमेंट्स, रोड्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर सेफली इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं। कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो अब वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जीना चाहते, जहां आए दिन पत्थरबाजी और आतंकी हमले हुआ करते थे। उधर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय कश्मीर को देखकर आजादी के स्वर उठ रहे हैं। सही बात। अब पीओके के लोग भारत के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट से अपील की थी कि उन्हें पाकिस्तानी रिजीम के जुल्म से बचाया जाए। Thousands of people residing in villages near the line of control are raising pro-India slogans and requesting the Indian Prime Minister Narendra Modi to free them from Pakistan's illegal occupation. और ये सब बातें ना उमर अब्दुल्ला को भी पता हैं। इन्हीं सेंटिमेंट्स को उमर अब्दुल्ला अब धीरे धीरे समझने लगे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि इस बदलते कश्मीर में अगर पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए चलना पड़ेगा। और देखिए, एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये एक अच्छी बात भी है, पर इस पे प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई ही उमर अब्दुल्ला का दिल बदल गया है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सवाल ये आता है कि क्या इन सारी बातों को देखते हुए हम अब ये कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सच में बदल गए हैं? क्या अब उन्हें समझ आ गई है कि कश्मीर में चल रही डेवलपमेंट पॉलिसी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी के लिए सही रास्ता है? मे बी नॉट, हो सकता है ये उनकी बस पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो। हाँ, ये भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि उनका सचमुच थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन हो रहा हो। हृदय परिवर्तन होना छोटी बात नहीं है, पर संभव है, बहुत लोगों का हुआ है। जो लोग पहले कट्टर मोदी विरोधी हुआ करते थे ना, आज वो मोदी भक्त बनकर बात कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा, जो एक समय पर हार्डकोर कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट हुआ करते थे, वो अब कहते हैं कि कम्युनिज्म ने उनके जीवन के 20 साल बर्बाद कर दिए और वो पूरी तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा को अपना चुके हैं। आज की डेट में वो मोदी की भी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। कुछ देखा यार, कुछ तो देखा, चाणक्य देखा। राजनीतिविद मिले कभी? नहीं, कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला और नहीं मिलना चाहता हूँ। मैंने खाली मतलब बोल दिया, दैट्स ऑल। मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब जिस बंदे को आप पसंद करो, जरूरी नहीं कि आप उससे मिलो। तो ऐसा कुछ जो है, मेरे को अवार्ड देने की जरूरत भी नहीं है। मुझे अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ राजनेता। विक्रांत मैसी जो पहले अक्सर मोदी को टारगेट किया करते थे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं वो। आपसे किसी ने कहा कि विक्रांत यार तुम तो सेकुलर थे, अब तुम भी उसी कट्टर हिंदू वाली जमात में जा रहे हो जिसका तुम विरोध करते हो। ये बीजेपी क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। तो इसीलिए आज मैं कह रहा हूं कि
I have changed over the last 10 years. शैला राशिद जो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल मानी जाती थी, जो आए दिन मोदी को टारगेट किया करती थी, आज मानती हैं कि मोदी ने कश्मीर को बदल दिया है और वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। Also, I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. No matter how much I know how much criticism we've made of the government, how much criticism the government faced internationally, domestically from the opposition. Why would anyone take so much criticism, if it weren't for the national interest? And it has ended up serving the national interest, and of course I understand I'm taking a... इसके अलावा भी ना जाने कितने ही नाम हैं। आशीष खितान जो एक समय पे मोदी के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, आज उनके सबसे बड़े फैन हैं। इसके अलावा अरुण शौरी भी हैं जो एक समय पे कभी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में वोट करने को अपनी गलती मानते थे, आज बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। राजेंद्र पुरी जो एक प्रमुख सोशलिस्ट कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म को छोड़ते हुए एक नई सोच अपनाई है। यानी हृदय परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है नियत परिवर्तित होना कि अब कितने ज्यादा लोग कितने ज्यादा समय तक इस आने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कश्मीर के बदलते हालात और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ा प्यारा कश्मीर है। कश्मीर में अब साफ दिख रहा है, जहां एक समय उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी एंटी इंडिया और एंटी मोदी रेटरिक के लिए जाने जाते थे, आज वही लोग कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट और बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट को लेकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये रियलाइजेशन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अगर वो ऑपोजिशन पार्टीज के भरोसे रहे तो उनका भी वही हाल होगा जो महबूबा मुफ्ती का हो चुका है, पॉलिटिकली इररेलेवेंट। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आज दिख रहा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म का बूम और इंटरनेशनल इवेंट्स का होस्ट होना, ये सब दिखाता है कि कश्मीर एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। और आई थिंक अब उमर अब्दुल्ला भी समझ रहे हैं कि कश्मीर अब डेवलपमेंट को चुनेगा। वो वापस उस पत्थरबाजी की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहेगा और उस डेवलपमेंट के लिए उन्हें चाहिए मोदी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट। और बस इतना सा रीजन है उमर अब्दुल्ला के मोदी भक्त बनने का। आप अपने विचार इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ओके गाइज, वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं दो चीजें जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स जो होता है वो एक गेम ही होती है और कभी लोग जो होते हैं ना कि वो देखते हैं कि हमारा फायदा किस चीज के अंदर है, वो उस चीज की तारीफें पहले आप लोगों ने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बहुत मोदी जी के खिलाफ बातें की और फिर बाद में जो है वो उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और आर्टिकल 370 हटने के बाद एक चीज मैं भी एक्सेप्ट करूंगी और मैं आज की डेट तक भी ये चीज मानती हूँ, बहुत अच्छे काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, चनाब ब्रिज हो गया, उसके बाद सड़कें बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, 5G और इवन दैट जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो नासा के अंदर, अमेरिका गॉट टैलेंट के अंदर एक बच्ची गई, उसने वहां पे जो है वो पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा उस बच्ची ने वहां पे डांस भी किया। और जो है वो आजाद कश्मीर से हम किसी भी जो है वो कभी नहीं सुना कि कोई ऐसा बंदा जो है वो आया और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कहीं पे गया हो। और वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं चलती, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं ऐसी ट्रेन खैर चल रही, तो काफी ज्यादा जो है वो फर्क तो है, ठीक है। तो जब वहां पर वो मुझे चीमा साहब की बात याद आ गई कि जब वहां पर दूध की नहरें बहेंगी तो आप अपने वाले कश्मीर के लोगों को कैसे रोकेंगे? तारीफ तो वो करेंगे और करते थकते भी नहीं है। तो मोदी जी के जितने भी लोग खिलाफ थे ना, अब वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पीएम मोदी ने जितने काम कर दिए पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी, ठीक है, वो तो मतलब रिमार्केबल है, ठीक है। वो बहुत अच्छे जो है वो किसी और कंट्री के अंदर भी जाते हैं तो अपना कोई ना कोई जो है वो वहां पर चीज कर आते हैं जो बड़ी तारीफ के काबिल होती है। और हम लोगों ने देखा किस तरह से जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद फौरन से जो है रैपिडली जो है वो वहां पर हर चीज जो है वो बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली अच्छे से होना शुरू हो गई। सिनेमा बन गए, वंदे भारत ट्रेन, चनाब, हॉस्पिटल, स्कूल्स और पत्थरबाजी बंद हो गई और लोग बड़े अच्छे से फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर से उधर लोग आ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से वहां पर हो चुकी है और वहां पर सिम्स चलती हैं, दिस एंड दैट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वहां पर है। ऐसा नहीं कि जो फैसिलिटी मुंबई में नहीं है वो जम्मू में नहीं है, हर चीज वहां है, ठीक है। तो क्या है कि फिर तारीफ तो बनती है ना, जिस बंदे की तारीफ बनती है करना जो है वो भाई हक है, फर्ज है, ठीक है, सच का साथ देना चाहिए।
तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी मोदी भक्त है कि नहीं, जरूर लाइक करके अपनी जो है वो मोदी भक्ति का सबूत दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।